हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 13 का लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं। बिफोर वी स्विच टू दिस लेक्चर, हम पिछला पूरा रिकैप देख लेते हैं। पहले सबसे हमने लेक्चर नंबर 1 में मैंने जो न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस किया था कि एक जो न्यूक्लियस होता है वो किससे किससे मिलकर बना होता है। वो बना होता है मिलकर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इनसे मिलकर बना होता है। और मास ऑफ प्रोटॉन इसका कितना होता है 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg। और मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.6748 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये इनका मास होता है। अब इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, जैसे सपोज आपका कोई एटम है तो यहाँ पे ऊपर ए होता है मास नंबर, जेड होता है एटॉमिक नंबर। इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज अ मास नंबर एंड जेड इज द एटॉमिक नंबर। ठीक है, अगर ये आपका जो ए होता है ये मिलकर बना होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और जो जेड होता है ये प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। इसको हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं, प्रोटॉन। और ये मिलकर बना होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, अगर मुझे मैंने आइसोटोप्स आपको बताए थे। आइसोटोप्स में क्या होता है, प्रोटॉन सेम रहते हैं आपके। ठीक है, आइसोबार्स में क्या होता है, आइसोबार्स में आपके क्या सेम रहते हैं, मास नंबर सेम रहता है, मास नंबर सेम रहता है आपका। और आइसोटोन्स में क्या होता है, इसमें न्यूट्रॉन्स सेम रहते हैं, न्यूट्रॉन्स सेम रहते हैं। और ये इसमें जो न्यूक्लियस होता है, जैसे आइसोमर्स क्या होते हैं, ये मैंने डिस्कस किया था। इसमें जो न्यूक्लियस होता है ये ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट दोनों में अलग अलग होता है। तो ये इनका डिफरेंट। आइसोमर्स क्या होता है कि डिफरेंट एनर्जी लेवल पर एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं। मैंने आपको 1 mu के बारे में बताया था। 1 mu इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम, ये होता है। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन आपका कितना होता है 1.0073 AMU। मास ऑफ न्यूट्रॉन आपका कितना होता है 1.0086 AMU। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका कितना होता है 0.00055 AMU। ये आपके AMU में मासेस मैंने आपको बताए थे। अब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर साइज क्या होता है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है न्यूक्लियर साइज। न्यूक्लियर साइज हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले द शेप ऑफ न्यूक्लियस, द शेप ऑफ न्यूक्लियस इज assumed to be spherical. The volume of nucleus is directly proportional to mass number of the nucleus, mass number of the न्यूक्लियस। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो इसका वॉल्यूम होगा वो मास नंबर पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि वॉल्यूम आपका मास नंबर पर डिपेंड कर रहा है। वॉल्यूम इसका, क्योंकि ये स्फेरिकल है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई r³ इज प्रोपोर्शनल टू a। इसको जब आगे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका जो r³ डिपेंड कर रहा है वो a पे डिपेंड कर रहा है, और यहाँ पे r आपका डिपेंड कर रहा है a की पावर 1/3। जब यहाँ पे r की वैल्यू, जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते तो यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट रहता है r0 a की पावर 1/3। यहाँ पे और r0 जो होता है इज द, ये कांस्टेंट होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ये आपका जो फॉर्मूला निकल है r इक्वल टू r0 a की पावर 1/3। दिस इज द फॉर्मूला। r0 क्या है, r0 इज द ऑर्डर ऑफ द रेडियस, ऑफ न्यूक्लियाई of the nuclei that is 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, और इसका r0 फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, फॉर इलेक्ट्रॉन r0 इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी जितने भी एटम्स के आप कैलकुलेट करेंगे तो इनका सेम ही रहता है। अब हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कंपेयर द न्यूक्लियर साइज ऑफ हीलियम एंड Li। ठीक है, तो हीलियम का जो मास नंबर होता है a इक्वल टू 2, और Li का जो मास नंबर होता है वो होता है 3। जस्ट मिनट, ये यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है आपका। इसको जब हम लोग आगे फर्दर कैलकुलेट करेंगे
इनका मास नंबर कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। जो इसका हीलियम का जो मास होगा वो होगा मास नंबर जो होगा वो होगा आपका 4 और इसका जो लिथियम का होगा वो होगा 7। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो RH इज अपॉन R लिथियम, ठीक है, R हीलियम और R, तो ये R नॉट A की पावर 1/3, ठीक है, R नॉट A की पावर 1/3, तो इनका A है कितना 4 की पावर 1/3, यहाँ पे 7 की पावर 1/3, 4/7 की पावर 1/3, आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे 4/7 की पावर R हीलियम अपॉन R Li इज इक्वल टू 4/7 की पावर 1/3। दिस इज द आंसर ऑफ दैट प्रॉब्लम। अब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में। न्यूक्लियर डेंसिटी आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी आप किस तरह से, द न्यूक्लियर डेंसिटी इज defined as the ratio of mass of nucleus to the volume of nucleus. M is the average mass of nucleus. एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ पे ए आपका क्या है? दिस इज अ मास नंबर। तो टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस कितना हो जाएगा? टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस, ये आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एम इसका अगर मास है, ठीक है, तो मास नंबर कितना है ए, तो इसको ए से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मेरा आ जाएगा यहाँ पे। अब इसका जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। तो अगर मुझे डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है आपका, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे आपका आएगा MA अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे आर की वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, आर इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। तो रो इज इक्वल टू MA अपॉन 4/3 पाई आर नॉट ए की पावर 1/3 की पावर 3। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी MA अपॉन 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए विल बी कैंसल आउट, तो यहाँ पे हो जाएगा 3M अपॉन 4 पाई आर नॉट क्यूब। ये आपकी आ गई डेंसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज हैं आपके पास, इन सारी वैल्यूज को जब आप पुट करेंगे, जहाँ पे सपोज अगर मुझे मास पुट करना है यहाँ पे 1.67 इंटू 10⁻27 kg। आर नॉट की वैल्यू जो मुझे पुट करनी है वो है 1.2 इंटू 10⁻15 मीटर, ये कांस्टेंट होती है। तो रो इज इक्वल टू 3M अपॉन 4 पाई आर नॉट क्यूब में जब आप इस सारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपकी जो डेंसिटी निकल के आएगी यहाँ पे, वो डेंसिटी आपकी वैल्यू आएगी 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी डेंसिटी वाटर से कितनी ज़्यादा 10⁻3 होती है वाटर की डेंसिटी, और इसकी डेंसिटी आई 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं, एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, द न्यूक्लियर डेंसिटी इज independent of mass number and size of the nucleus, ठीक है। इसका सेकेंड पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो डेंसिटी होती है इसकी वाटर कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होती है। द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज हाई एज कंपेयर टू ordinary matter like वाटर के कंपैरेटिवली इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब मैं अगर डेंसिटी का एक क्वेश्चन कर लेती हूँ यहाँ पे कि कंपेयर द डेंसिटी ऑफ कैल्शियम एंड सोडियम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज कंपेयर द डेंसिटी ऑफ कैल्शियम एंड सोडियम न्यूक्लियर। इनकी डेंसिटी मुझे कंपेयर करनी है। तो देखिए ये तो ना मास नंबर पे तो डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है, ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड, मास नंबर और साइज ऑफ द न्यूक्लियस पे तो डिपेंड कर नहीं रही, ठीक है। तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे रो की वैल्यू पुट करते हैं। रो क्या होता है 3M अपॉन 4 पाई आर नॉट क्यूब। तो यहाँ पे आर नॉट की वैल्यू तो इसकी सेम रहने वाली है 2.3 इंटू 10⁻17। तो इसकी जो डेंसिटी आएगी आपकी,
ठीक है, वो दोनों ही केस में सेम रहने वाली है। तो यहाँ पे आर नॉट की वैल्यू आप यहाँ पे ये जो इसकी डेंसिटी है दोनों ही केस में जब सेम हो जाएगी तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इनकी वैल्यू जो है दोनों ही में सेम आएगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं रो ऑफ कैल्शियम अपॉन रो ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 1/1 विच इज 1:1 इनकी वैल्यू, क्योंकि इनकी डेंसिटी सेम हो रही है, क्योंकि मास नंबर पर डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है, मास नंबर पे डिपेंड नहीं कर रही और साइज ऑफ द न्यूक्लियस पे भी डिपेंड नहीं करती है, कितना बड़ा न्यूक्लियस है इसके भी डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। न्यूक्लियर फोर्स क्या 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 होती है। न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, जो फोर्स न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करती है उसे ही हम लोग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो सपोज एक जो आपका न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या क्या एग्जिस्ट कर रहा है। सबसे पहले तो प्रोटॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसके अंदर न्यूट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट पे घूमता रहता है। तो सपोज लिथियम की अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पे कि लिथियम, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 3, इसका मास नंबर होता है 7। तो हम लोग यहाँ पे ये बात करते हैं कि इसका जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, उसकी वैल्यू जो अट्रैक्टिव होगी नेचर में। ठीक है, ये जो फोर्स होती है ये आपकी अट्रैक्टिव होती है नेचर, इसकी वैल्यू अगर 1 है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन जो इसकी होती है वो इसके कंपेयर में 10⁻36 टाइम, ठीक है, ग्रेविटेशनल से 10⁻36 टाइम ज्यादा होती है। इसी तरह न्यूक्लियर फोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर फोर्स जो है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के कंपैरेटिवली 100 टाइम्स ज्यादा होती है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ये जो न्यूक्लियर फोर्स होती है, न्यूक्लियर फोर्स इज 10⁻38 टाइम्स। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है 10⁻38 टाइम्स होती है कंपैरेटिवली उसके। तो ये आपके न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू मैंने बता दी आपको 10⁻38। ये इसकी मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन की वैल्यू मैंने बता दी, ग्रेविटेशनल की वैल्यू 1 है। तो इनका आप रेशियो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर फोर्स होता क्या है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, आप देख सकते हैं 10⁻38 टाइम्स। न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स that binds the proton and neutron to form न्यूक्लियस। ठीक है, ये बस एक ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध के रखता है। अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इस न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज इसकी क्या क्या है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मुझे देखनी है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्रैक्शन होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज इज स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन। ठीक है, इनमें जो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स का जो रेशियो होता है फोर्स का, वो होता है 1:10⁻36 10⁻38 टाइम। ठीक है, इस तरह का इनका रेशियो होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी जो इनकी होती है, ये चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं। सेकेंड इज चार्ज इंडिपेंडेंट। जैसे प्रोटॉन और प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियर फोर्स कैन एग्जिस्ट, न्यूक्लियर फोर्स कैन एग्जिस्ट बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, ऑल्सो बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, दूसरी ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, मतलब ये बहुत ज़्यादा दूर पे काम नहीं करती। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो बहुत लॉन्ग रेंज फोर्स मानी जाती है। ठीक है, बहुत दूर तक वो फोर्स लगती है। लेकिन ये जो होती है शॉर्ट रेंज, मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली 10⁻, मतलब ये 2 to 3 फर्मी डिस्टेंस तक ही काम करती है, इसके बाद फिर ये काम नहीं करती है। तो थर्ड पॉइंट हम लोग इसका लिख लेते हैं प्रॉपर्टी में, शॉर्ट रेंज फोर्स, शॉर्ट रेंज फोर्स, it is applicable up to a distance of 2 to 3 फर्मी। ठीक है, अब इसका फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, सैचुरेशन इफेक्ट शो करती है। मतलब सैचुरेशन इफेक्ट का क्या है कि ये केवल अपने नेबरिंग न्यूक्लियॉन्स की तरफ ही अट्रैक्ट करती है। मतलब सैचुरेशन इफेक्ट
नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सैचुरेशन इफेक्ट। इसका मतलब क्या होता है? न्यूक्लियर फोर्स शोज सैचुरेशन इफेक्ट। न्यूक्लियर फोर्स shows saturation effect that is nucleons interact only with neighboring nucleons. This shows nuclear force is a short range force। ठीक है, ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। अब हम लोग बात करते हैं, ये स्पिन डिपेंडेंट होती है। ठीक है, ये स्पिन मतलब अगर आपके प्रोटॉन फोटोन दोनों पैरेलल स्पिन है दोनों की, तो वो एक दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो अगला इसकी प्रॉपर्टी लिख देते हैं हम लोग। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज स्पिन डिपेंडेंट कैरेक्टर। स्पिन डिपेंडेंट कैरेक्टर, इसका मतलब क्या होता है? न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गर फॉर द न्यूक्लियॉन्स, stronger for the nucleons having parallel spin as compared to the nucleons having एंटी पैरेलल स्पिन। अब नॉन सेंट्रल फोर्स की बात कर लेते हैं। ये एक नॉन सेंट्रल फोर्स मतलब हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये सेंटर पर लगने वाले थे। ठीक है, ये सेंटर पर नहीं होता है, ये आसपास भी लग जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग सिक्स प्रॉपर्टी की क्या है, ये नॉन सेंट्रल फोर्स है। इसकी कोई कंडीशन नहीं कि ये सेंटर से अटैक। न्यूक्लियर फोर्स यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, न्यूक्लियर फोर्स between two nucleons does not act along the line joining the center, सेंटर पर कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी का डिस्टेंस के साथ जो ग्राफ होता है, ठीक है, वेरिएशन विथ पोटेंशियल एनर्जी, वेरिएशन विथ डिस्टेंस, इसका हम लोग ग्राफ देख लेते हैं। देखिए, यह आपका पोटेंशियल एनर्जी वाली एक्सिस है, दिस इज अ पोटेंशियल एनर्जी, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे है और ये आपका आर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि अगर यहाँ इस वाले पॉइंट पे अगर हम देखें 0.8 फर्मी तक जो डिस्टेंस होती है, यहाँ से देखिए धीरे धीरे इसका जो आप ग्राफ है, ठीक है, एक टाइम के बाद ये कांस्टेंट हो जाती है। मतलब अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन आर नॉट है तो ये अट्रैक्टिव फोर्स है। इफ आर इज ग्रेटर देन आर नॉट इट इज अट्रैक्टिव एनर्जी। ठीक है, तो यहां पे कुछ इस तरह से पहले इसकी बढ़ती है, फिर उसके बाद कांस्टेंट हो जाती है, ये आपका हो 0। फिर उसके बाद ये क्या होता है, ये रिपल्सिव भी शो करती है। कुछ इस तरह से इसका ग्राफ होता है। जस्ट अ मिनट, ठीक है, इस तरह से इसका ग्राफ होता है। यहां पे हम लोग लिख सकते हैं R is greater than R naught, attractive energy decreases and become zero at 3 to 4 फर्मी तक। ठीक है, ये जो आपकी डिस्टेंस है ये 3 फर्मी हम लोग कह सकते हैं, दिस इज 4
फर्मी। यहाँ पे आपकी जीरो हो जाती है एनर्जी आपकी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, अगर आर की वैल्यू लेस देन आर नॉट है, आर इज लेस देन आर नॉट, द फोर्स इज रिपल्सिव, द फोर्स इज रिपल्सिव। ये इसकी अगली प्रॉपर्टी थे, ठीक है। हम लोगों ने 6th प्रॉपर्टी यहाँ पे देख ली थी। इसके बाद हम लोगों की ये जो प्रॉपर्टी थी ये थी आपकी 7th प्रॉपर्टी। अब हमें जो इसमें आगे बात करनी है वो है एक्सचेंज फोर्स। दीज आर कॉल्ड, इनको हम लोग एक्सचेंज फोर्स भी बोलते हैं। एक्सचेंज फोर्स क्या होते हैं? एक्सचेंज फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स is due to continuous exchange of particles, mesons between them। ये एक्सचेंज फोर्स है, मतलब इनके प्रोटॉन से भी छोटे पार्टिकल थे जो डिस्कवर हुए 1932 या उसके अलावा युकावा ने डिस्कवर किया। उन्होंने बताया कि एक एक्सचेंज फोर्स भी होती है, ठीक है। ये न्यूक्लियॉन्स में मतलब कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ मेसॉन की वजह से भी लगती है, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर मेरा यहीं पे खत्म होता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।